ठीक है, welcome to your PDF platform topic. Let's start your snap for building material construction, and you're going to appear for the rights interview on 9th of August, correct? Yes, sir. Okay. ठीक है, Savik, please tell me the difference or compare the advantages and disadvantages of bricks and stones as building materials. स्टोन्स बेसिकली कंक्रीट में जो कोर्स एग्रीगेट में यूज होता है और ब्रिक्स मेनली वॉल्स के लिए यूज होता है। सपोज आपको घर बनाना है, तो जो उसका जो ब्लॉक्स है वो ब्रिक्स भी हो सकते हैं, वो स्टोन ब्लॉक्स के भी बन सकते हैं, लाइक कई गवर्नमेंट बिल्डिंग स्टोन ब्लॉक से बनी होती है। तो मैं ये यस। पूछ रहा हूँ कि वी कैन आइदर मेक अ हाउस आइदर विद ब्रिक्स और विद स्टोन, तो दोनों के क्या कंपैरेटिव एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं दोनों के, तो वो मैं पूछ रहा ओके ओके। एक्चुअली ब्रिक्स इजीली अवेलेबल है। स्टोन में क्वायरिंग करना पड़ता है, फिर उसको ड्रेसिंग करना पड़ता है, उसमें थोड़ा टाइम हम लोग को ज्यादा लगता है। मतलब ब्रिक्स का प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू स्टोन ब्लॉक का प्रोडक्शन से थोड़ा ज्यादा है ब्रिक का प्रोडक्शन, और इजीली अवेलेबल है। हर जगह में ब्रिक्स हम लोग को इजीली मिल जाता है। तो ब्रिक से हम लोग को अगर घर बनाएंगे तो वो थोड़ा सा कंपेयर टू स्टोन ब्लॉक्स हम लोग को थोड़ा इकोनॉमिकल भी अ, पड़ता है हम लोग को। तो हूँ। ये है सर एक। और अगर स्टोन ब्लॉक में मैं स्टोन ब्लॉक को कंसीडर करूंगा तो उसमें हम लोगों को कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ स्टोन का बहुत ही ज्यादा है ब्रिक के एज कम्पेयर टू ब्रिक। तो स्ट्रेंथ के मामले में स्टोन ब्लॉक अच्छा रहता है। और What is the और minimum compressive strength that a brick must have? Minimum compressive strength क्या है brick की? 3.5 MPa। अच्छा, ठीक है। ये अगर मैं कहूँ फर्स्ट क्लास ब्रिक की मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी है? फर्स्ट क्लास का 10.5 10 10 10 MPa होता है फर्स्ट क्लास का मिनिमम। कैसे डिफाइन करोगे फर्स्ट क्लास ब्रिक को, कैसे डिफाइन करोगे? फर्स्ट क्लास ब्रिक को मैं ऐसे डिफाइन करूंगा कि उसको उसका जो पहले मैं कलर देखूंगा, उसका कलर चेरी रेडिश चेरी टाइप कलर रहेगा। और उसका जो दो ब्रिक्स को अगर मैं स्टक करूंगा दोनों में तो एक मेटालिक साउंड आना चाहिए। और उसका हार्डनेस प्रॉपर्टी चेक करने के लिए उसमें मैं या तो नेल से या तो कुछ नुकीला चीज से उसमें मैं स्क्रैच करूंगा। और उसमें जितना कम स्क्रैच आएगा तो उतना ही अच्छा क्वालिटी का ब्रिक रहेगा। और उसका शेप सबसे उसका हर एक कोना बहुत ही शार्प होना चाहिए। और उसका डायमेंशन भी जितना स्पेसिफाई किया है आईएस कोड में उतना होना चाहिए। और मेनली तो फिर कंप्रेसिव कैसे स्ट्रेंथ। डिफरेंशिएट कर सकते हो आप फर्स्ट क्लास ब्रिक और एक सेकंड क्लास ब्रिक को अगर डिफरेंशिएट करना है, कैसे हाँ। डिफरेंशिएट कर सकते पहले मैं स्ट्रेंथ चेक करूंगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करूंगा। उससे ही हम लोग सबसे इजीली उसको बाइफरकेट कर सकते हैं। जैसे मिनिमम स्ट्रेंथ सेकेंड क्लास में आना चाहिए 7.5 MPa, और मिनिमम फर्स्ट क्लास में आना चाहिए 10.5। तो उसमें हैं? लेट्स जो से आपके पास दो ब्रिक्स हैं, एक का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 18 है, दूसरे का 11 है, तो इसमें से फर्स्ट क्लास कौन सा, सेकंड क्लास कौन सी, कैसे पता करोगे? सर दोनों ही फर्स्ट क्लास ब्रिक है। फर्स्ट क्लास ब्रिक की डेफिनेशन क्या है? सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेस पे हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज अ फर्स्ट क्लास ब्रिक और दिस इज अ सेकंड क्लास ब्रिक? नहीं सर, एक्चुअली कंप्रेसिव मेरा थोड़ा गलती हो गया। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस में हम लोग डायरेक्ट नहीं कह सकते। उसका मेनली अपियरेंस और शेप और कलर भी मैटर करता है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, आप मुझे बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एंड क्विक सेटिंग सीमेंट? ओके सर। जो क्विक सेटिंग सीमेंट होता है उसमें हम लोग का जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो बहुत ही कम रहता है। और जो रैपिड हार्डनिंग सेटिंग है उसका फाइनल सेटिंग टाइम नॉर्मल सीमेंट की तरह ही होता है, लेकिन उसका हार्डनिंग बहुत जल्दी हो जाता है। क्योंकि उसमें
C3S का परसेंटेज उसमें ज्यादा रहता है रैपिड हार्डनिंग C3 और जो हार्डनिंग से क्या समझते हैं? ये सर और एक बार बोलिए। हार्डनिंग मीन, हार्डनिंग आप कह रहे हो, उसका हार्डनिंग हार्डनिंग जल्दी होता है, हार्डनिंग हार्डनिंग में से क्या? सर, हार्डनिंग में प्रॉब्लम आता है कि सर हम लोग अगर कहीं पे कैरी मतलब अगर सीमेंट को कहीं जगह पे अप्लाई करने से पहले अगर वो हार्ड हो जाएगा, उसको हम लोग को मोल्डिंग का ज्यादा स्कोप नहीं मिलेगा, तो उसमें दिक्कत आ सकता है। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है बैड है बिकॉज वो हार्डन जल्दी कर जाता है। और यस, हार्डनिंग मीन बैट बैट नहीं, मतलब उसका काम का पर्पस के हिसाब से हम लोग को यूज करना पड़ता है जहाँ पे कहाँ सर। करेंगे? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को कहाँ यूज करेंगे और क्विक सेटिंग सीमेंट को कहाँ यूज करेंगे? एक एग्जांपल के साथ आप बताइए। ओके सर, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को हम लोग वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर या मेरिन मतलब जहाँ पे पानी का आने का संभावना जहाँ ज्यादा है, वहाँ पे हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को हम लोग प्रेफर करेंगे। और क्विक सेटिंग को हम लोग प्रेफर करेंगे। नो सर, एक्चुअली क्विक सेटिंग को हम लोग प्रेफर करेंगे जहाँ पे वाटर आने का जहाँ पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, वहाँ पे क्विक सेटिंग को प्रेफर करेंगे। क्यों क्विक सेटिंग में ऐसा क्या है? क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्ट करके कुछ अच्छे कंपाउंड बना देता है क्या? वहाँ क्यों अ, प्रेफर करोगे? नहीं सर, उस वहाँ पे मतलब सेट पहले हो जाने से अच्छा है कि उसका शेप बरकरार रहेगा, तो इसीलिए हम लोग क्विक सेटिंग ये तो यूज आपने करें। हार्डनिंग वाले में कहा था कि रैपिड हार्डनिंग वाले में वो जल्दी हार्डन हो जाएगा। तो फिर वहां पर होना चाहिए। मेरे को बस ये बताओ, सेटिंग और हार्डनिंग में क्या फर्क है? वो मेरा मेजर, एक जो है क्विक सेटिंग बोल रहा है, एक कह रहा है क्विक हार्डनिंग या रैपिड हार्डनिंग। तो दोनों में क्या डिफरेंस? वो मेरा पूछने का मोटिव था। अगर दोनों का सेम ही डेफिनेशन है तो फिर डिफरेंस क्या हुआ? ओके सर, क्विक सेटिंग सीमेंट में सर मैं 1 मिनट थोड़ा सा लूंगा थोड़ा सोचने के लिए। सर क्विक सेटिंग में इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो बहुत ही कम है। और ये मतलब इसमें हम लोगों को ओके, लेट्स लीव इट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप मुझे बताइए, M15 कंक्रीट आपने सुना होगा। M15 कंक्रीट अगर आपको कहीं करना है तो उसका मैं एक नॉमिनल मिक्स अगर मुझे बनाना है तो मुझे क्या प्रिपोर्शंस रखने पड़ेंगे सीमेंट के और एग्रीगेट्स के? हम्म, हम लोग रखेंगे 1:2:4, 1 सीमेंट, 2 फाइन एग्रीगेट और 4 कोर्स एग्रीगेट का प्रोपोर्शन। कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट में डिफरेंस क्या है? किस एग्रीगेट को कोर्स कहा जा सकता है और किसे फाइन कहा जा सकता है? जो एग्रीगेट सर 4.75 mm सीप से पास कर जाता है, और 0.75 mm सीप में जो रिटेन हो जाता है उसको हम लोग फाइन एग्रीगेट बोल सकते हैं। और जो 4.75 mm में रिटेन हो जाता है उसको हम लोग कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि हाइड्रोफोबिक सीमेंट क्या होता हाइड्रोफोबिक सीमेंट में एक केमिकल कंपाउंड के वजह से एक हर एक सीमेंट सीमेंट का पार्टिकल में एक कोटिंग रहता है कि पानी से थोड़ा बचा रहे, इसीलिए मतलब थोड़ा पानी से मतलब बचाने के लिए हाइड्रोफोबिक सीमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। जहाँ पे मॉइस्ट एरिया है वहाँ पे हम लोग मतलब स्टोर करने के लिए हाइड्रोफोबिक सीमेंट अच्छा है। है? अच्छा, सीमेंट ज्यादा से ज्यादा कितना पुराना सीमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हो? जैसे सपोज एक सीमेंट आज बना है, कितने दिनों हम्म के अंदर आपको उसको यूज करना चाहिए? 3 मंथ्स के अंदर हम लोग को यूज करना चाहिए।
सभी सीमेंट्स को या किसी स्पेशल सीमेंट को 3 मंथ्स के अंदर करना चाहिए, या सभी सीमेंट्स को 3 मंथ्स के अंदर करना चाहिए? सभी सीमेंट को। लीच एटलीट टेस्ट क्या होता है? लीच एटेलियर टेस्ट में हम लोग साउंडनेस का टेस्ट करते हैं सीमेंट का। सीमेंट का मतलब एक्सपेंशन वहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि परमिसिबल लिमिट के अंदर है कि नहीं। क्या है परमिसिबल लिमिट ऑफ एक्सपेंशन? उसका लीच एटेलियर का जो दो जो स्टिक जो दो जो बार है उसका बीच का गैप मिनिमम मतलब एक्सपेंशन होने के बाद 2 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 mm? यस सर। अच्छा। अच्छा, एक विकेट ऑपरेटर सुना होगा आपने। यस सर। विकेट ऑपरेटर से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? वाइकट में से हम लोग कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम और इनिशियल चेक कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कास्ट आयरन एंड स्टील, माइल्ड स्टील? कास्ट आयरन और माइल्ड स्टील में बेसिक सबसे बेसिक डिफरेंस ये है कि उसका कार्बन का परसेंटेज दोनों में अंतर रहता है। कास्ट आयरन में 1 to 2% के करीब रहता है और माइल्ड स्टील में 0.3 टू 0.25 टू 0.5 इतना रहता है। अच्छा, और तो ये फिर इनकी प्रॉपर्टीज में क्या फर्क आएगा अगर कार्बन कंटेंट प्रॉपर्टीज डिफरेंट है? में प्रॉपर्टीज क्या अच्छे से डिफरेंट होंगी? जिसी भी चीज में मतलब जिसी भी एलिमेंट में कार्बन का परसेंटेज ज्यादा रहेगा उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा, लेकिन उसका डक्टाइल स्ट्रेंथ उसका कम रहेगा। सो इसीलिए ब्रिटेल रहेगा। जिस व्हाट डू यू मीन बाय जिस भी डक्टिलिटी? डक्टिलिटी से आप क्या समझते हो? डक्टिलिटी मतलब सर कोई भी चीज जितना इलोंगेट हो सकता है उसका उसके ऊपर अगर स्ट्रेन आएगा तो वो कितना इलोंगेट हो सकता है, तो उसको उसको हम लोग डक्टिलिटी से कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलास्टिक जो बैंड होता है वो डक्टाइल है? नहीं सर, वो डक्टाइल नहीं है। क्यों वो डक्टाइल क्यों नहीं है? वो तो स्ट्रेच हो जाता है कि ना। क्योंकि सर उसका जो ईल्ड लिमिट के बाहर मतलब उसको ईल्ड लिमिट से बाहर चले चले जाने के मतलब चला जाता है बोल के, और वो मतलब फिर उसका प्रीवियस शेप में कभी वापस नहीं आता है, तो इसीलिए वो डिफॉर्म हो जाता है इलास्टिक पूरा। की वो तो इलास्टिक की डेफिनेशन होती है ना, डक्टाइल की डेफिनेशन थोड़ी ना होती है। जो आप कह रहे हो कि देयर इज हम्म परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, वो तो इलास्टिक मटेरियल का डेफिनेशन है। डक्टाइल हम्म मटेरियल का डेफिनेशन थोड़ी है। अच्छा, अगर मुझे कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करना है तो उसके लिए कितने साइज का मोल्ड इस्तेमाल करूँगा? हाँ, हम लोग नॉर्मली इंडिया में 150 mm का यूज कर सकते हैं, 100 mm का ट्यूब यूज कर सकते हैं, और एएसटीएम स्टैंडर्ड में अगर फॉलो करेंगे तो उसमें सिलेंडर भी यूज कर सकते हैं जिसका डायमेंशन है 300:100, मतलब 100 डाया और 300 उसका लंबाई। अगर मैं बोलूँ कि दिस इज M20 कंक्रीट, उस चीज का क्या मतलब है? M20 का मतलब सर होगा कि 28 डेज में उसका कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 20 के ऊपर आना चाहिए। 150 mm 150 mm का क्यूब में। 1.5 mm का क्यूब में 20 डेज के 8 डेज के बाद अगर उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करेंगे तो 20 से ज्यादा आना चाहिए। यस सर। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोला आपने, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से क्या मतलब है? कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब है अ, जो मतलब उस कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ में 5% चांसेस रहता है फेलियर का, 95% सेफ है। ओके, ठीक है।
ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए, टिम्बर के बारे में आपने सुना होगा, टिम्बर यस के सर। कोई डिफेक्ट्स बताइए। टिम्बर की डिफेक्ट है सर, वेट रॉट, डाई रॉट। क्या होता है वेटर और ड्राई रॉट? ड्राई रॉट में सर ड्राई रॉट में लैक ऑफ वेंटिलेशन और लैक ऑफ एयर सर्कुलेशन के वजह से वहाँ पे फंगी अटैक हो जाता है, और उसको पाउडर में भी मतलब अ, उसको पूरा जहाँ पे भी अटैक करता है उस जगह को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, उसको हम लोग ड्राई रॉट बोलते हैं। और वेट रॉट में हम लोगों का ऑल्टरनेट और वेटिंग और ड्राइंग की वजह से उसमें फंगी अटैक आता है, उसको वेट रॉट बोलते फंगस अटैक के अलावा और कोई डिफेक्ट बता सकते हो जो फंगस की वजह से ना हो? हैं। ये सर रिंगेल्स, स्टार सेक होता है। क्या होता स्टार सेक में सर, है चार शेक क्या होता है? स्टार सेक में जो अ, जो टिम्बर लॉग का बाहर का सरफेस में मतलब एक क्रैक आ जाता है, और वो थोड़ा रिड्यूस मतलब वो रिड्यूस होकर सेंटर तक पहुंचता है, और उसको हम लोग स्टार सेक बोलते क्यों होता है स्टार शेक? कब होता हैं। है? क्या रीजन है स्टार शेक डेवलप होने के? स्टार सेक के लिए मेनली टेम्परेचर उसमें फैक्टर है। उसमें अगर बाहर का सतह पे अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर किसी भी जगह में रहेगा, मतलब वहाँ का जो पेड़ में, तो वहाँ में वहाँ बाहर में एक्सपेंशन ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए वो चीज़ मतलब बाहर में ज़्यादा एक्सपेंड करता है और अंदर में थोड़ा कम हो जाता है। बाहर अगर ज्यादा एक्सपैंड कर रहा है तो बाहर का क्रैक क्यों बड़ा है और अंदर का क्रैक क्यों छोटा है? लकड़ी धूप में एक्सपैंड करती है क्या? मेटल तो करता है धूप में एक्सपैंड, लकड़ी भी धूप में एक्सपैंड करती है? नहीं सर, लकड़ी एक्चुअली मॉइस्चर की वजह से भी एक्सपेंड करता है, मेनली मॉइस्चर के लिए एक्सपेंड करता है। और टेम्परेचर के लिए माइनर इफेक्ट रहता है, टेम्परेचर के लिए उतना इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन जिस जगह से मतलब जो लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर है, वो दोनों फाइबर के बीच में अगर बॉन्डिंग ठीक नहीं रहेगा तो उसमें क्रैक। तब प्लाईवुड क्या होता है? प्लाईवुड सर होता है जो वीनर्स वीनर्स को हम लोग जो 90 डिग्री एंगल में अगर हम लोग किसी स्ट्रॉन्ग ग्लू से हम लोग अगर चिपकाएंगे तो उसको हम लोग प्लाईवुड बोलते हैं। 90 डिग्री एंगल पे चिपकाना मतलब? मतलब सर हर एक ग्रेन मतलब हर एक पोर्शन पे जो हम लोग जो विनर्स लगा रहे, विनर्स का जो ग्रेन्स का लॉन्गिट्यूडिनल पैटर्न रहेगा, वो आपस में 90 डिग्री में रहना चाहिए, तब उसका स्ट्रेंथ सबसे अच्छा रहेगा। मतलब दोनों डायरेक्शन से ही हम लोग, परपेंडिकुलर का दोनों डायरेक्शन से ही हम लोग उसको स्ट्रेंथ मतलब रेजिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक। ठीक है, ओके, सो साविक, लेट मी गिव यू फीडबैक। ये सर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके सही थे, थोड़ा सा और आप रिवीजन कर सकते हो। लाइक ली चैटलियर का मैंने आपसे पूछा था, तो उसमें अनसाउंडनेस 2 mm नहीं है, 10 mm है वो। सर वो थोड़ा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जैसे एक दो चीजें बीच में जो है वो क्विक सेटिंग और रैपिड हार्डनिंग का थोड़ा सा आपको देख हाँ लेना हाँ है। सर, उसमें वो थोड़ा सा सर मतलब ये हो गया मतलब। ठीक है, तो वही थोड़ा कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, तो थोड़ा सा रिवीजन मुझे लगता है और थोड़ा सा कर लोगे तो बेटर है। बाकी ठीक है, आपने तैयारी करी है सब्जेक्ट में, काफी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप आंसर कर पा रहे थे, बट थोड़ा सा रिवीजन और कर लो ताकि ज़्यादा बेटर वे में आप बोल सको। कास्ट आयरन में भी परसेंटेज ऑफ जो कार्बन है वो ज़्यादा होता है, हम्म। 1-2% से ज़्यादा होता है, 2.5% तक भी रहता है, 4% तक भी रहता है अच्छा कहीं अच्छा कहीं। तो अच्छा, वो भी मतलब आप बोल मुझे सकते हो। बोलना चाहिए कि बाकी डक्टिलिटी
हाँ हाँ नहीं ठीक है, मेजर डिफरेंस तो कार्बन कंटेंट वाला ही है। माइल्ड स्टील में कार्बन कंटेंट काफी कम है कंपेयर टू आपके कास्ट आयरन। बाकी हम्म ठीक है, डक्टिलिटी में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। डक्टिलिटी वही है कि आफ्टर द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्टेड, मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा हम्म प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, तो वो इलास्टिक उस केस में आ सकती है। इलास्टिक इज डक्टाइल। अच्छा मेटल्स जो हैं जो प्लास्टिकली डिफॉर्म होते हैं, तो उनमें काफी फेलियर से पहले काफी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करते हैं। कुछ कोई मटेरियल ऐसा है जो एक बार उसकी यील्ड पॉइंट आ गया, ये इलास्टिक स्टेट से वो बाहर निकल गया, उसके बाद वो तुरंत फेल हो जाएगा, जैसे कंक्रीट है। हम्म जैसे ही वो उसका अगर आप कर्व देखोगे तो जैसे ही इलास्टिक वाला वो पॉइंट खत्म होगा और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उसकी बहुत छोटी है, बहुत कम हम्म वो है। लेकिन माइल्ड स्टील फॉर एग्जांपल, उसकी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा लंबा है। ग्राफ बन रहा हम्म है। तो जिसकी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन पॉसिबल है बिफोर फेलियर बहुत ज्यादा, दैट इज ओनली डक्टाइल। तो इलास्टिक वो है जो जिसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होती है, या जो अपनी शेप रिगेन कर सकता है। तो इलास्टिक और डक्टाइल में डिफरेंस है। तो थोड़ा सा जस्ट एक रिविजन अगर आप कर लोगे तो बेटर है। बाकी ठीक है, बाकी लगभग ठीक था। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ठीक थे। एक दो जगह और जो था वो चीजें ऐसी थी थोड़ी बहुत, जैसे टिम्बर वाला जो है थोड़ा सा और हाँ देख सर। लेना इसके डिफेक्ट वगैरह। ठीक है, टिम्बर जो है वो धूप में एक्सपांड नहीं करता है, उसके अंदर मॉइस्चर होता है। वो फिर अगर सडनली उसका टेम्परेचर चेंज होता है तो उससे आउटर लेयर से हाँ मॉइस्चर हाँ ज्यादा जल्दी चला जाएगा, वो श्रिंक कर जाएंगे, हम्म और अंदर वाली लेयर्स में कम लूज होगा तो वो कम श्रिंक करेंगे। तो वो अनइक्वल श्रिंकेज है उसमें, रादर हाँ देन बस। एक्सपेंशन। ठीक है, तो वो देख लो, बाकी लगभग ठीक है। और फर्स्ट क्लास ब्रिक जो है वो सिर्फ उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से ही डिफाइन नहीं है, वाटर एब्जॉर्प्शन से भी डिफाइन है, उसके हाँ मैन्युफैक्चर सर हाँ प्रोसेस से भी डिफाइन है कि इट इज मोल्डेड ऑन द टेबल, इट इज बर्न्ट इन द हाँ किल्न, हाँ। उसका वाटर एब्जॉर्प्शन इतना है, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतना है, उसका पेरेंट इतना है। तो वो सब चीज़ों से भी डिफाइन है फर्स्ट क्लास ब्रिक। ठीक ये है। सर मैं वाटर एब्जॉर्प्शन भूल गया सर, नहीं तो वो भी। ठीक है, मैं बोलूंगा कि आपने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इससे और अच्छा कर सकते हो, थोड़ा और हम्म रिवाइज कर सकते हो और थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक ओके। है, थैंक ऑल द बेस्ट, करो, तैयारी करिए आप। ठीक थैंक